जबलपुर गांव के जंगल में बबली एक ठेले में गन्ने का जूस बेचा करती थी। उसकी दुकान बहुत अच्छे से चलती थी और गर्मी में तो ग्राहकों की हमेशा से भीड़ लगी रहती थी। बबली सबसे बहुत अच्छे से बात करती थी। ऐसे ही बहुत समय तक काम करते हुए उसने बहुत पैसे कमाए और फिर कालू से शादी कर ली। अपनी सफलता के कारण उसको बहुत घमंड हो गया था और वो गरीब ग्राहकों से बदतमीजी से बात करती थी। बबली दीदी, मुझे 2 ग्लास ताज़ा गन्ने का जूस देना, मैं आपको पैसा कल दे दूंगा। अगर कल पैसे देने हैं तो कल ही जूस पीना। तुम गरीब लोगों की सेवा के लिए दुकान नहीं खोली है मैंने। अरे बबली दीदी, आप ऐसे कैसे बात कर रही है? मैं तो आपका रेगुलर ग्राहक हूँ। देखो बंटी भैया, पैसे रखो और जूस पियो। और हाँ, आज से गर्मी शुरू हो रही है ना, आज से 20 रुपया ग्लास नहीं बल्कि 40 रुपया ग्लास गन्ने का जूस मिलेगा। इस तरह से बबली बहुत घमंड हो चुकी थी। गरीब ग्राहकों से पैसे रखवाती थी, फिर गन्ने का जूस देती थी। कोई गन्ने का जूस नहीं बेचा था जिसकी बबली फायदा उठा रही थी। लेकिन अगले ही दिन बबली की दुकान के सामने पीलू चिड़िया अपना गन्ने का जूस का ठेला खोलती है। उसकी दुकान चलती देखकर बबली उसे जलने लगती है। पीलू चिड़िया, तुम मेरे ठेले के सामने गन्ने का जूस क्यों बेच रही हो? मैं तुम्हारी दुकान चलने नहीं दूंगी। अरे सुंदरी दीदी, गुस्सा मत करो। जंगल में इतने ग्राहक हैं कि हम दोनों की दुकान अच्छे से चल सकती है। पीलू की बातें सुनकर बबली चुप हो जाती है। पीलू अपने ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात करती थी, जबकि बबली अभी भी बहुत घमंड से रहती थी। जल्द ही पीलू की दुकान में भीड़ लगने लगती है, क्योंकि वो गन्ने का जूस को सिर्फ 15 रुपए में बेचा करती थी। ये पीलू तो बहुत ही चालाक निकली, सस्ते दामों में जूस बेच रही है। इसकी दुकान बंद करवा दूंगी। मैं भी दाम कम कर देती हूँ, लेकिन उतने पैसों में मैं गन्ने का जूस नहीं बेचूंगी, बल्कि केमिकल वाला नकली मिलावटी जूस बेचूंगी। ग्लास का जंबो साइज बड़ा देखकर जंगल वाले मेरे ही पास आएंगे और पीलू की दुकान बंद हो जाएगी। फिर ऐसा सोचकर बबली अपने घर में केमिकल वाला जूस तैयार करती है और मन ही मन बहुत खुश होती है। जंबो गन्ने का जूस ले लो, जंबो गन्ने का जूस। इतने बड़े गन्ने का जूस कभी नहीं देखे होंगे। जंगल के पक्षी बबली की आवाज सुनकर उसकी दुकान की तरफ भागते हैं और ग्लास का साइज देखकर लालच में आ जाते हैं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में बबली के जंबो गन्ने का जूस बिक जाता है। देखा पीलू चिड़िया, मुझसे पंगा लेने का नतीजा, मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा के ही रहूंगी। उसी दिन से पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और अगले दिन से तो कोई भी उसकी दुकान नहीं जाता है। थोड़े ही दिनों में पीलू को दुकान बंद करने की नौबत आ जाती है। तभी एक दिन डॉक्टर हरिया उसकी दुकान पहुंचते हैं। पेलो, मुझे 1 ग्लास जूस देना। बबली की दुकान में भीड़ है, मुझे लेट हो रहा है, नहीं तो मैं उसी की दुकान में जाता। ये लीजिए डॉक्टर सर। अरे वाह, ये बहुत ताज़ा है। ऐसा करो, तुम मेरे हॉस्पिटल में रोज 20 ग्लास भेज दिया करो मरीज के लिए। पीलू ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और हरिया के मरीज उसके गन्ने का ताज़ा जूस पीकर ठीक हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बबली की दुकान से गन्ने का जूस पीने वाले पक्षी आते हैं और उल्टियाँ करने लगते हैं। अरे ये क्या, इन्हें तो उल्टियाँ हो रही है। उनका टेस्ट होता है और उनसे हरिया पूछता है कि वो लोग क्या खाए पिए थे। तब वो बताते हैं कि रोज वो बबली के यहाँ जूस पीते हैं। बबली, तुमने इस गन्ने की जूस में क्या मिलाया है? तुम्हें पता है सबको किडनी में स्टोन्स हो गए हैं। इन सब की तबीयत खराब हो गई है तुम्हारी दुकान का गन्ने का जूस पीकर। अरे ये लोग पीलू की दुकान का जूस पिया करते थे। फिर हरिया बताता है कि पीलू की दुकान के जूस से उसके बीमार मरीज ठीक हो गए हैं। इसके पहले बबली कुछ बोल पाती, सभी पक्षी उसको घेर लेते हैं। बबली, तुम हमसे इतना सारा पैसा लेती हो गन्ने के जूस का, लेकिन ये जहर बेच रही हो। वो पीलू कम दाम में भी हमें स्वादिष्ट और सेहतमंद गन्ने का जूस पिलाती है। अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना होगा। ऐसा कहकर सभी पक्षी बबली को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पीलू पूरी ईमानदारी के साथ स्वादिष्ट गन्ने का जूस बेचना जारी रखती है और जंगल वाले उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अब जंगल में बस उसी की गन्ने का जूस का दुकान थी। बबली अपने लालच के कारण सजा भुगत रही थी। पीलू और बाकी लोग अब हंसी खुशी रहने लगते हैं।
और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। ये सब बबलू अपनी बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बिलासपुर में बबलू नाम का कबूतर रहता था। वो किसी भी चीज से कोई भी सामान बनाने की हुनर रखता था, जैसे प्लास्टिक की बोतल से नाव बनाना, कार्डबोर्ड से सजावटी सामान बनाना वगैरह। ये बात उसकी माँ पीलू को पसंद नहीं थी। बेटा बबलू, तू हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है, लेकिन काम की एक भी चीज नहीं करता। आखिर कब सुधरेगा तू? तेरी शादी भी तो करवानी है। माँ, मैं काम करके जितना पैसा कमाता हूँ उतने में घर का खर्चा तो चल जाता है ना। तुम मुझे ताना कब बंद करोगी? घर खर्च का जितना पैसा आता है उतना तो तू घर के सामान से फालतू की चीजें बनाने में लगा देता है। घर की पूरी बोतल्स, घर की अलमारी की लकड़ी सब बेकार गई। मैं इतनी मेहनत मजदूरी करके घर चला रही हूँ और एक तू है कि सारा सामान कबाड़ा कर देता है। माँ, मुझे कुछ दिन और दो, तुम जरूर एक दिन मुझ पे गर्व करोगी। भगवान करे वो दिन जल्दी आए, नहीं तो तू तो हमारा घोंसला ही बिकवा देगा। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक बार बबलू के घर में बर्तन दिखाई नहीं दे रहे थे, तो उसकी माँ उसे आवाज लगा के कहती है, बबलू, ओ बबलू, कहाँ है तू? हाँ माँ, क्यों आवाज दे रही हो? बताओ क्या काम है? बेटा, लगता है घर में चोरी हो गई है। एक भी बर्तन दिखाई नहीं दे रही है। चल हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। नहीं माँ, बर्तन कहीं नहीं गए हैं। आओ अपने घोंसले के पीछे चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर बबलू अपनी माँ को घोंसले के पीछे लेके जाता है और वहाँ बर्तनों से बनी एक मोटरसाइकिल दिखाता है और बबलू कहता है, माँ ये देखो, है ना कमाल की चीज। अरे नालायक, ये क्या कर दिया तूने? अब मैं घर का खाना किसमें बनाऊंगी? ये बर्तन की बाइक कौन चलाएगा? तू तो मुझे बर्बाद ही कर देगा। तभी वहाँ सुंदरी आती है। अरे पीलू, ये बबलू को क्यों मार रही हो? इसने ऐसी मोटरसाइकिल बनाई है कि सब इसे देखते ही रहेंगे। नहीं सुंदरी बहन, ये बबलू पता नहीं कब मुझे तंग करना बंद करेगा। जंगल में कालू कौवा मोटरसाइकिल बाइक्स चोरी करता था। घर से या बाजार से वो बाइक चुराने में कामयाब हो ही जाता था। पक्षी उसकी कंप्लेंट लेकर पुलिस बाज के पास पहुँचे। इंस्पेक्टर बाज जी, हमारी बाइक रोज चोरी हो रहे हैं, आप कुछ कीजिए ना। औजार तो मेरे 5 साल में बेटे की बाइक भी चुरा के ले गया। मैं तो लुट गया इंस्पेक्टर भाईजान। हाँ, लगता है ये काम कालू कौवे का है। एक बार हाथ लग जाए तो मैं उसे बड़ी जेल में डलवा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा इंस्पेक्टर साहब? इतने दिनों में तो वो सारे जंगल की बाइक्स चुरा लेगा और किसी के पास मोटरसाइकिल बाइक्स नहीं बचेंगे। हाँ, बंटी जी, कालू को जो कोई भी पकड़वाने में पुलिस की मदद करेगा, मैं उसे सरकार से 50,000 का इनाम दिलवाऊंगा। इस तरह से सभी वहाँ से चले जाते हैं। कालू ये सब दूर बैठकर सुन रहा था। ऐसा क्या? मुझ पर इनाम? अब मजा चखाऊंगा इन पुलिस वालों को। मैं इनकी ही बाइक चुरा के भाग जाऊंगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद ही पुलिस स्टेशन में कालू कौवा मच्छर मारने की दवाई से धुआं धुआं कर देता है और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। पुलिस बाज का सर चकरा रहा था, वो कुछ नहीं कर पाया। ये सब बबलू अपने बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और जल्दी ही बबलू कालू की बाइक के पास पहुंच जाता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बबलू अपनी बर्तन बाइक से कालू को पकड़ने में कामयाब होता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन लेके आता है। अरे ये क्या? ये कौन सी नायाब बाइक है जिससे
तूने मुझे पकड़ा है। ये मेरी स्पेशल बर्तन बाइक है ऐसी बाइक तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और अब तुम ऐसी बाइक को क्या कैसी भी बाइक को नहीं देख पाओगे, क्योंकि अब तुम जेल में पड़े रहोगे। फिर अगले दिन पूरे जंगल के सामने बबलू को पुलिस के द्वारा पूरे 50,000 का इनाम दिया जाता है। बबलू की माँ बहुत खुश होती है और कहती है, वाह बबलू, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा। पूरे गांव में तेरी बर्तन बाइक अब फेमस हो गई है और तू भी। इस तरह से अब बबलू के अनोखे काम पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गए। उसके पास अब पैसे आने लगे और बबलू अपनी माँ पीलू के साथ हंसी खुशी रहने लगा। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था। पर पिंकी बंदरिया और कुन्नू सियार भाई बहन हैं। वो गांव में अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहते हैं। एक दिन स्कूल में आते समय पिंकी बंदरिया की नजर कीचड़ में सने एक कुत्ते पर गई। वो बहुत छोटा था और रो रहा था। पिंकी को उस पर तरस आ गया, इसलिए वो उसके पास गई और अपनी बोतल का कच्चा पानी उसने उस पर डाला और उसे अपनी गोद में उठा लिया। पिंकी, छोड़ इसे, देखिए कितना गंदा है और कितनी बदबू आ रही है इसमें से। छी, छोड़ इसको। नहीं कुन्नू, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। पता नहीं इसके माँ बाप कहाँ हैं और देखो तो बेचारा रो रहा है। मैं इसको अपने साथ लेकर चल रही हूँ, ठीक है ना? पिंकी उस कुत्ते को अपने साथ ले आती है और उसको खाना खिलाती है और उसे अपने पास लेटाकर टीवी भी दिखाती है। कुन्नू ये देख बहुत गुस्सा हो जाता है। पिंकी, उतार इसको, ये हम दोनों का बेड है ना, तूने इसको कैसे बिठाया? उतार इसको अभी, कितना गंदा है ये, नाली में रहता है, उतार इसको। कुन्नू, ये छोटा सा ही तो है, जरा सी जगह ले लेगा तो क्या हो जाएगा? कुन्नू अब और गुस्सा हो जाता है और मन ही मन सोचता है, इस कुत्ते की वजह से मेरी बहन मुझे पराया कर रही है और मेरी चीजें भी छीन कर इसे दे रही है। इसका तो कुछ करना होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे मुझसे सब कुछ छीन लेगा। पिंकी उस कुत्ते का नाम रॉकी रखती है। रॉकी के परिवार के बाकी लोग भी रॉकी से बहुत प्यार करने लगते हैं, पर कुन्नू अभी भी उसे घर से निकालने की तरकीबें सोचता रहता है। एक दिन वो रॉकी की पूंछ में पटाखे जलाने ही वाला था कि तभी वहाँ उसकी माँ चुनमुन नीलगाय आ गई। कुन्नू, ये तुम क्या कर रहे हो? उस बच्चे की पूंछ पर पटाखे क्यों जला रहे हो? कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? छोड़ो उसको, लाओ मुझे दो। चुनमुन से डांट खाने के बाद भी कुन्नू नहीं सुधरता और फिर एक दिन रॉकी के खाने में मिर्ची डाल देता है। रॉकी वो दूध पीता उससे पहले ही उसके दादा टुन्नू शेर वहाँ पहुँच गए। कुन्नू, ये दूध लाल क्यों है? क्या मिलाया है इसमें? कुन्नू घबरा जाता है। सच सच बोलो कुन्नू। नहीं, कुछ भी नहीं दादाजी, वो तो ऐसे ही हो गया। मैं जानता हूँ तुम रॉकी को जरा भी प्यार नहीं करते हो और उसे घर से निकालना चाहते हो, पर बेटे ये बेचारा भी बहुत छोटा है, तो जानता भी नहीं कि तुम इसके साथ क्या क्या कर रहे हो, इसलिए ये सब छोड़ो और उसके साथ प्यार से पेश आओ, ठीक है? दादा के समझाने पर भी कुन्नू नहीं समझता और फिर एक रात वो रॉकी को लेकर जंगल में चला जाता है और उसे कहीं दूर छोड़ाता है और घर आकर सो जाता है। अब उस रॉकी को मैं ऐसी जगह छोड़ कर आया हूँ जहाँ से वो चाह कर भी वापस नहीं आ सकता और मैं जीऊंगा चैन की जिंदगी। अंधेरी रात हो चुकी थी, घर में सब सो चुके थे कि तभी एक लोमड़ी चोर उनके घर में घुस जाती है और एक एक करके घर का सारा कीमती सामान चुरा लेती है। पर जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखती है वैसे ही रॉकी भौंकने लगता है और घर वाले सारे लोग जाग जाते हैं। तब तक रॉकी लोमड़ी चोर को हिलने तक नहीं देता। अच्छा, तो ये चोर हमारे घर में चोरी करने आया था। शाबाश रॉकी, अगर आज तुम नहीं होते पता नहीं क्या हो जाता। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था, पर पता नहीं ये वापस कैसे आया। यही तो खासियत है मेरे दोस्त की। रॉकी, मुझे माफ कर दे प्लीज। सॉरी यार, अब हम दोस्त बन सकते हैं, तू दोस्ती करेगा मेरे से? रॉकी अपना एक पैर आगे बढ़ाता है और अब दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। रॉकी कुन्नू का भी दोस्त बन जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहते हैं। थोड़ी देर में निधि जन्मदिन का केक काटती है। सभी वह केक खाते हैं। चिंटू खरगोश भी वह केक खाता है। पार्टी खत्म होने के बाद निधि बंदरिया सभी को चॉकलेट देती है।
निधि बंदरिया का जन्मदिन आने वाला है और निधि बंदरिया के पापा रॉकी भालू काम से आ गए हैं। निधि की माँ शारदा लोमड़ी रसोई में खाना बना रही है। आज निधि बहुत ज्यादा खुश है, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बेटी निधि, कल तुम्हारा जन्मदिन है, तो बताओ बेटा तुम क्या खाना चाहती हो? तुम्हारे जन्मदिन पर मैं सारा तुम्हारा मनपसंद का खाना बनाना चाहती हूँ। मम्मी आपका जो भी मन हो आप अपनी मर्जी से बना लो, मैं तो कुछ भी खा लूंगी। मम्मी आपने मेरे जन्मदिन के लिए इतनी बड़ी पार्टी प्लान की, मेरे लिए यही काफी है। मम्मी बस आप मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। देखा न शारदा, हमारी बच्ची अब बड़ी हो गई है, हमारी कितनी फिक्र करती है। अच्छा निधि बेटा बताओ, तुम्हें अपने इस जन्मदिन पर क्या गिफ्ट चाहिए? हम तुम्हें वही ला कर देंगे। पापा मम्मी आप मुझे खुशी खुशी जो भी देंगे मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे गिफ्ट के लिए इतना परेशान मत होइए। मैं तो बस चाहती हूँ कि आप मेरे जन्मदिन पर आकर बहुत मस्ती करें। और हाँ पापा, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में जो मोना आंटी काम करती है, कल वह भी मेरे जन्मदिन पर शामिल हो और वह भी मेरे जन्मदिन पर बहुत मजे करे। ठीक है निधि, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं अभी तुम्हारी मम्मी से कहता हूँ, वह जाकर मोना से कल जन्मदिन के पार्टी में आने के लिए कह देगी। सुनो शारदा, तुम मोनी लोमड़ी से कह देना वह अपनी बेटी के साथ कल निधि की जन्मदिन पार्टी में आ जाए। ठीक है जी, मैं उसे कह दूंगी। मोना लोमड़ी के आते ही शारदा उसे जन्मदिन के लिए इनवाइट कर देती है। मोना लोमड़ी खुशी खुशी अपने घर जाकर अपने बेटे चिंटू खरगोश से कहती है, अरे चिंटू बेटा, कल निधि का जन्मदिन है और कल तुम्हें मेरे साथ जाना है। उन्होंने अपनी पार्टी में हमें बुलाया है। अगले दिन चिंटू निधि की पार्टी में जाता है। थोड़ी देर में निधि जन्मदिन का केक काटती है। सभी वह केक खाते हैं। चिंटू खरगोश भी वह केक खाता है। यह केक तो बहुत टेस्टी है, पूरा चॉकलेट से बना है। ऐसा केक तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। पार्टी खत्म होने के बाद निधि बंदरिया सभी को चॉकलेट देती है। मेरा तो पेट केक से ही भर गया है, अब ये चॉकलेट मैं कल खाऊंगा, इसे यहीं रख देता हूँ। ऐसा कहकर वह उसे कहीं पर रख देता है। अगले दिन स्कूल से लौटकर उसे याद आता है कि वह चॉकलेट उसने अभी तक खाई नहीं, तो वह उसे उठाकर खाने लगता है। वह बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अरे वाह, ये चॉकलेट तो केक से भी ज्यादा अच्छी है। क्यों ना इसे मैं धीरे धीरे करके खाऊं? एक दिन में खा लूंगा तो कल नहीं खा पाऊंगा। हाँ, मैं आधी कल खाऊंगा और आधी उसके अगले दिन। अगले दिन वह स्कूल से लौटते हुए देखता है कि एक आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे, तो वह भी मन ही मन सोचने लगता है, क्यों ना मैं भी इस आम की पेड़ की तरह अपनी एक चॉकलेट का पेड़ लगाऊं। मैं अभी बाकी बची हुई चॉकलेट अपने घर के आंगन में बो देता हूँ और उसे पानी दे दूंगा। कुछ ही दिन में पेड़ आ जाएगा और मैं बहुत सारी चॉकलेट खाऊंगा और रोज खाऊंगा। वह तुरंत अपने घर जाता है और बची हुई चॉकलेट उठाकर जमीन में गड्ढा खोदकर उसे बो देता है और उस पर मिट्टी डालकर उस पर पानी भी डाल देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहाँ उसकी माँ मोना लोमड़ी आ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ चिंटू, तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? हाँ मम्मी, मैंने ना यहाँ पर अपनी चॉकलेट डाली है। कुछ ही दिन में ना यहाँ एक बड़ा सा पेड़ उग जाएगा, फिर मैं रोज चॉकलेट खाऊंगा और मम्मी मैं तुमको भी चॉकलेट खिलाऊंगा। अरे मेरे मासूम से बच्चे, ऐसे चॉकलेट का पेड़ थोड़ी उगता है। तुमने लालच में आकर अपनी चॉकलेट भी खराब कर ली। चिंटू को अपनी गलती का एहसास होता है कि वह चॉकलेट के लालच में आकर गलती कर दिया है। चिंकू खरगोश और पीहू हथनी दोनों भाई बहन हर वक्त फोन में ही लगे रहते थे। पूरा दिन बस मोबाइल में यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते थे। एक दिन वह वीडियो देख रहे थे तो उन्हें एक नई गेम पबजी के बारे में पता चला। दोनों को उसका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा तो पीहू हथनी ने कहा, चिंकू भैया देखो कितनी मस्त गेम है ना, चलो ना एक बार इसे डाउनलोड करके खेल के देखते हैं कि आखिर ये गेम कैसी है। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खेलने में कितनी अच्छी होगी ना। हाँ बहन, तुमने सही कहा। आजकल मैंने भी इसके बारे में बहुत सुना है। स्कूल में भी सब इसी गेम के बारे में बात करते रहते हैं। एक बार इसे खेल कर देख ही लेते हैं। और चिंकू खरगोश पबजी गेम को अपने फोन में डाउनलोड कर लेता है और उसे खेलने लगता है। दोनों भाई बहनों को वह गेम बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वह उस गेम में ही लगे रहते हैं। पीहू, यह तो सच में बहुत अच्छी गेम है। जैसे मैं गेम चाहता था ये तो बिल्कुल वैसी ही है। अब मैं इसे सीख जाऊंगा कि एक सोल्जर कैसे बन सकते हैं। बस फिर उस दिन से दोनों भाई बहन फोन उठाते
थे और पूरा समय बस पबजी खेलते रहते। वह खाना पीना भी भूल चुके थे, पढ़ना लिखना भी भूल चुके थे। अब उन्हें अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा था कि माँ मोना नीलगाय उनके पास आती है और उनसे कहती है, बच्चों तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, चलो फोन नीचे रखो और तैयार हो जाओ। मम्मी अभी हमने पहले ये गेम खेलना है, पहले मैं इन सभी को मार दूं, उसके बाद मैं तैयार हो जाऊंगा। तुम दोनों का ये क्या चल रहा है? पूरा समय फोन में ही लगे रहते हो, खाना पीना सब भूल चुके हो तुम दोनों, चलो फोन नीचे रखो और स्कूल जाओ। मोना नीलगाय फोन छीनकर नीचे रख देती है और दोनों को स्कूल भेज देती है। स्कूल से आने के बाद दोनों बिना कुछ खाए, यहाँ तक कि कपड़े भी ना बदले, फोन में लग जाते हैं और पबजी गेम खेलने लगते हैं। शाम को जब उनके पापा सोनू भालू घर आते हैं तो मोना नीलगाय सब उसे बता देती है, बच्चों इस गेम को छोड़ो और बाहर जाकर खेला करो। अगर तुम फोन गेम्स खेलोगे तो सोल्जर कैसे बनोगे? जी इससे मैं सब कुछ सीख जाऊंगा, गेम खेलते हुए अपने पापा को जवाब देता है और थोड़ी देर बाद वह गेम जाता है, जिसके बाद वह चिल्लाने लगता है, ये विनर विनर चिकन डिनर, जय पबजी जय पबजी। अरे ये क्या बोल रहे हो चिंकू? पापा मैं गेम जीत गया हूँ ना, तो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं इसे जीतने पर। सोनू भालू और मोना नीलगाय दोनों अपने बच्चों से बहुत परेशान हो गए थे। तभी अगले दिन सोनू भालू का छोटा भाई यश शेर घर पर आता है। वह एक आर्मी में सोल्जर है। वह अपने भाई को दुखी देखता है तो उससे कहता है, यश भाई क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? अरे यश देखो ना, तुम्हारा भतीजा भतीजी पूरा दिन बस पबजी गेम खेलते रहते हैं, कहते हैं कि ऐसे वे सोल्जर बनेंगे। अब तुम ही उन्हें समझाओ कि ये गेम खेलकर कैसे कोई सोल्जर बन सकता है। इस गेम के चक्कर में तो वो समय से खाना भी नहीं खाते हैं। बच्चों तुम्हें आर्मी में सोल्जर बनना है ना? हाँ चाचा मैंने तो गन चलाना भी सीख लिया है, दिखाऊं आपको? बेटा यह तो सिर्फ एक गेम है, इसमें तुम असली गन कैसे चला सकते हो? इसकी तो तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और जिसके लिए तुम्हें पहले सोल्जर बनना पड़ेगा। और सोल्जर बनना कोई आसान बात नहीं है। तुम्हें पता है मेरा दोस्त बहुत गेम खेलता था, उसे सोल्जर बनना था, मगर फोन गेम्स खेलने की वजह से वह बहुत मोटा हो गया, जिस वजह से वह सोल्जर कभी नहीं बन पाया। तो चाचा आप कैसे बन गए सोल्जर? यश क्योंकि बेटा मैं बाहर जाकर खेलता था, जिससे मैं फिट रहता था और एक सोल्जर बन पाया। और आज तुम ट्रेनिंग पर जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें गन चलाना सिखाएंगे। गेम खेलने से तुम ये कभी नहीं सीख पाओगे। मैं समझ गया चाचा, अब से मैं ये गेम कभी नहीं खेलूंगा। फोन गेम सिर्फ कभी कभी अच्छे लगते हैं। अब से तो मैं बाहर जाकर ही खेला करूंगा और पढ़ाई भी करूंगा। और देखना एक दिन आपके जैसा सोल्जर बनूंगा और देश की रक्षा करूंगा, देश का नाम रोशन करूंगा। दोनों बच्चे समझ जाते हैं और पबजी गेम खेलना बंद कर देते हैं और बाहर बच्चों के साथ खेलना शुरू करते हैं। पिंटू गहरी नींद में सो रहा है, अब क्या करूं? पिंटू को जगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से आवाज लगाया और फिर रिंकू बहुत तेजी से खरगोश की स्पीड से दौड़ता है और शेर के पीछे पहुंचकर उसकी पूंछ को अपने लंबे दांतों से काट देता है। शेरा जोर से चीख उठता है। इस जंगल में एक बड़ा सा गेंडा पिंटू रहता था। पिंटू वैसे तो दिल से अच्छा था, लेकिन उसको अपने ताकतवर होने के बहुत गर्व था। वहीं दूसरी तरफ एक छोटा सा खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू दिखने में छोटा था और अपने आप में मस्त रहता था। एक दिन नदी के किनारे रिंकू घास खा रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया और वो नदी में गिर गया। बचाओ बचाओ मुझे, मैं डूब रहा हूँ। उसकी आवाज सुनकर पिंटू वहाँ आता है। अरे रिंकू तू तो डूब जाएगा, लेकिन मुझे भी तो तैरना नहीं आता है, इसको कैसे बचाऊं? और पिंटू आसपास देखता है और फिर पास ही एक पेड़ की दंगल तोड़कर उसके पास फेंकता है। रिंकू उस लकड़ी की दंगल का सहारा लेकर उसमें बैठ जाता है और किनारे आ जाता है। आपका बहुत धन्यवाद पिंटू भैया, आपने मेरी जान बचा ली। मैं भी किसी दिन आपके काम आऊंगा। तुम्हारी जान बचाना तो मेरा फर्ज था, लेकिन तुम मेरे किसी काम आओगे रिंकू? तुम बहुत छोटे हो और मैं इतना ताकतवर। आगे से तुम्हें कोई मदद लगे तो बता देना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया और फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मैं भी कभी पिंटू के काम आऊंगा। मैं छोटा जरूर हूँ, लेकिन मैं किसी काम तो आ ही सकता हूँ। चलो देखते हैं समय क्या दिखाता है। एक दिन शेरा शिकार करने के लिए जंगल में निकलता है। थोड़ी दूर जाने पर उसको पिंटू दिखाई देता है। अरे वाह, ये पिंटू गेंडा है, अभी ये सो रहा है, यही सही मौका है।
इसकी शिकार करने का, इस पर झपट्टा मार दूंगा, फिर तो एक हफ्ते तक शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा सोचकर शेर पिंटू के पास जाता है, लेकिन रिंकू ये सब दूर से देख लेता है। ये शेरा तो पिंटू का शिकार कर देगा। पिंटू गहरी नींद में सो रहा है, अब क्या करूं? पिंटू को जगाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ से आवाज लगाया तो शेर को भी पता चल जाएगा। अब तो एक ही रास्ता है। और फिर रिंकू बहुत तेजी से खरगोश की स्पीड से दौड़ता है और शेर के पीछे पहुंचकर उसकी पूंछ को अपने लंबे दांतों से काट देता है। शेरा जोर से चीख उठता है। रिंकू तुरंत झाड़ियों में भाग जाता है और पिंटू की नींद खुल जाती है। वो शेरा को देख लेता है और हैरान रह जाता है। तू जग गया, अब मैं तेरा शिकार नहीं कर सकता। शेरा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रिंकू बाहर आकर पिंटू से कहता है, पिंटू भैया, मैंने शेर की पूंछ काटा था। रिंकू, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, तुमने मेरी जान बचाई। मैं गलत था कि मैं ताकतवर हूँ और मुझे कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने नेक दिल दिखाई और असल में बड़प्पन दिखाई हो। इस तरह से पिंटू अब रिंकू का अच्छा दोस्त बन गया और वो कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करता था। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था। पर पिंकी बंदरिया और कुन्नू सियार भाई बहन हैं। वो गांव में अपने मम्मी पापा और दादा दादी के साथ रहते हैं। एक दिन स्कूल में आते समय पिंकी बंदरिया की नजर कीचड़ में सने एक कुत्ते पर गई। वो बहुत छोटा था और रो रहा था। पिंकी को उस पर तरस आ गया, इसलिए वो उसके पास गई और अपनी बोतल का कच्चा पानी उसने उस पर डाला और उसे अपनी गोद में उठा लिया। पिंकी, छोड़ इसे, देखिए कितना गंदा है और कितनी बदबू आ रही है इसमें से। छी, छोड़ इसको। नहीं कुन्नू, मैं इसको नहीं छोड़ सकती। पता नहीं इसके माँ बाप कहाँ हैं और देखो तो बेचारा रो रहा है। मैं इसको अपने साथ लेकर चल रही हूँ, ठीक है ना? पिंकी उस कुत्ते को अपने साथ ले आती है और उसको खाना खिलाती है और उसे अपने पास लेटाकर टीवी भी दिखाती है। कुन्नू ये देख बहुत गुस्सा हो जाता है। पिंकी, उतार इसको, ये हम दोनों का बेड है ना, तूने इसको कैसे बिठाया? उतार इसको अभी, कितना गंदा है ये, नाली में रहता है, उतार इसको। कुन्नू, ये छोटा सा ही तो है, जरा सी जगह ले लेगा तो क्या हो जाएगा? कुन्नू अब और गुस्सा हो जाता है और मन ही मन सोचता है, इस कुत्ते की वजह से मेरी बहन मुझे पराया कर रही है और मेरी चीजें भी छीन कर इसे दे रही है। इसका तो कुछ करना होगा, नहीं तो ये धीरे धीरे मुझसे सब कुछ छीन लेगा। पिंकी उस कुत्ते का नाम रॉकी रखती है। रॉकी के परिवार के बाकी लोग भी रॉकी से बहुत प्यार करने लगते हैं, पर कुन्नू अभी भी उसे घर से निकालने की तरकीबें सोचता रहता है। एक दिन वो रॉकी की पूंछ में पटाखे जलाने ही वाला था कि तभी वहाँ उसकी माँ चुनमुन नीलगाय आ गई। कुन्नू, ये तुम क्या कर रहे हो? उस बच्चे की पूंछ पर पटाखे क्यों जला रहे हो? कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? छोड़ो उसको, लाओ मुझे दो। चुनमुन से डांट खाने के बाद भी कुन्नू नहीं सुधरता और फिर एक दिन रॉकी के खाने में मिर्ची डाल देता है। रॉकी वो दूध पीता उससे पहले ही उसके दादा टुन्नू शेर वहाँ पहुँच गए। कुन्नू, ये दूध लाल क्यों है? क्या मिलाया है इसमें? कुन्नू घबरा जाता है। सच सच बोलो कुन्नू। नहीं, कुछ भी नहीं दादाजी, वो तो ऐसे ही हो गया। मैं जानता हूँ तुम रॉकी को जरा भी प्यार नहीं करते हो और उसे घर से निकालना चाहते हो, पर बेटे ये बेचारा भी बहुत छोटा है, तो जानता भी नहीं कि तुम इसके साथ क्या क्या कर रहे हो, इसलिए ये सब छोड़ो और उसके साथ प्यार से पेश आओ, ठीक है? दादा के समझाने पर भी कुन्नू नहीं समझता और फिर एक रात वो रॉकी को लेकर जंगल में चला जाता है और उसे कहीं दूर छोड़ाता है और घर आकर सो जाता है। अब उस रॉकी को मैं ऐसी जगह छोड़ कर आया हूँ जहाँ से वो चाह कर भी वापस नहीं आ सकता और मैं जीऊंगा चैन की जिंदगी। अंधेरी रात हो चुकी थी, घर में सब सो चुके थे कि तभी एक लोमड़ी चोर उनके घर में घुस जाती है और एक एक करके घर का सारा कीमती सामान चुरा लेती है। पर जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखती है वैसे ही रॉकी भौंकने लगता है और घर वाले सारे लोग जाग जाते हैं। तब तक रॉकी लोमड़ी चोर को हिलने तक नहीं देता। अच्छा, तो ये चोर हमारे घर में चोरी करने आया था। शाबाश रॉकी, अगर आज तुम नहीं होते पता नहीं क्या हो जाता। टुन्नू लोमड़ी चोर को पकड़कर उसको
उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। पिंकी, दादाजी मुझे माफ कर दो। तू क्यों माफी मांग रहा है? तूने क्या किया? इसलिए क्योंकि मैं रॉकी को जंगल में छोड़ आया था, पर पता नहीं ये वापस कैसे आया। यही तो खासियत है मेरे दोस्त की। रॉकी, मुझे माफ कर दे प्लीज। सॉरी यार, अब हम दोस्त बन सकते हैं। तू दोस्ती करेगा मेरे से? रॉकी अपना एक पैर आगे बढ़ाता है और अब दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। रॉकी कुन्नू का भी दोस्त बन जाता है और फिर सब खुशी खुशी रहते हैं। बलरामपुर में बबली एक गरीब धोबी थी। वो और उसकी बहू पीलू कपड़े धोने का काम करते थे। फिर बबली उन कपड़ों को आयरन प्रेस इस्त्री कर देती थी। बबली का बेटा बंटी इस काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एक दिन बबली की तबीयत खराब हो जाती है। वो बंटी को बुलाकर कहती है, बेटा बंटी, हमारे खानदान की सबसे बड़ी चीज मैं तुझे देना चाहती हूँ। ये ले, ये है वो आयरन इस्त्री जिससे तेरे पिताजी और मैं अपने घर के लिए रोटी कमाते थे। अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी, तो इसे ले और अपने खानदान का काम आगे बढ़ा। तो बंटी कहता है, क्या माँ, तुम्हें जायदाद के नाम पर यह आयरन इस्त्री ही मिलती? पता नहीं तुम मुझे क्या समझती हो। मैं इस काम से नफरत करता हूँ। मैं कभी भी इस इस्त्री को नहीं छूऊंगा। तो पीलू कहती है, अरे आप अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जब आपकी आमदनी नहीं थी तब इन्होंने घर का पूरा खर्चा कितने सालों तक संभाला है। आप इनसे माफी मांगिए। तो बंटी कहता है, अरे अच्छा माँ, मुझे माफ कर दो। तो पीलू कहती है, नहीं ऐसे नहीं, कसम खाओ। तो बंटी कहता है, ठीक है माँ, मैं कसम खाता हूँ कि इस आयरन इस्त्री को संभाल कर रखूंगा और इसी से पैसा कमाऊंगा। इसके बाद कुछ दिनों में ही बबली परलोक सिधार जाती है। पीलू बंटी से कहती है, ये लीजिए आयरन इस्त्री, अब इससे काम शुरू कीजिए। तो बंटी कहता है, नहीं, मैं किसी के कपड़े प्रेस नहीं करूँगा। तो पीलू पूछती है, तो फिर आप अपनी माँ की कसम क्या खोटी खाए थे और घर का खर्च कैसे चलाएंगे? आप क्या चाहते हैं कि हम सब भूखे ही मर जाएं? तो बंटी कहता है, अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? पीलू बोलती है, हाँ तो फिर इस इस्त्री का इस्तेमाल करो। बंटी कहता है, तुम यही चाहती हो ना कि मैं इस आयरन इस्त्री का उपयोग करूं? तो मुझे 2-3 दिन दो, मैं इसका इस्तेमाल कर लूंगा। इसके बाद बंटी एक चौक में अपना छोटा सा आयरन इस्त्री का पराठा बनाने लगा और बंटी का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। फिर उसकी डिमांड देखकर वो जल्दी ही अंडे पराठे बनाने लगा। बहुत जल्द लोगों को उसके स्वाद की आदत लग जाती है। वाह जी, आपने तो बहुत ही कमाल का आइडिया निकाले हो। ऐसा आयरन पराठा तो किसी ने भी नहीं खाए होंगे। तुम जानती हो पीलू कि अब अपना एक बड़ी दुकान खरीदेंगे। वाह जी। और बंटी एक बड़ी सी दुकान ले लेता है। इसके बाद बड़े बड़े सेठ भी उसके यहाँ आयरन इस्त्री का पराठा खाने आने लगते हैं। बंटी पीलू से कहता है, पीलू, तुमने मुझे घमंडी होने से बचा ली। अगर तुम नहीं होती तो मैं अपनी पुरखों का आयरन इस्त्री नहीं इस्तेमाल करता। तुम्हारे कारण ही मैं इतना तरक्की कर पाया हूँ। ये लो हीरों का हार। इस तरह से अपने बड़ों का सम्मान करने के कारण पीलू और बंटी खुशी खुशी रहने लगे।